वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इस सीरीज़ के जो भी वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो या तो प्लेलिस्ट से जा कर के देख लीजिए या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के देख लेंगे, क्योंकि इस वीडियोस के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, एग्ज़ाम डेट में कुछ बदलाव भी हो चुके हैं, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे। जैसे कि 14, 15 और 16 को होने वाले जो एग्ज़ाम है तो उसमें बदलाव हुआ है, तो उस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कि उसका एग्ज़ाम पेपर कब है। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि 14 को जो पेपर होने वाला है तो वो पेपर अब 7 तारीख को होगा, जो 15 को पेपर होने वाला था वो अब 14 को होगा, और जो 16 को पेपर होने वाला था वो पेपर अब 15 तारीख को होगा। तो इस तरीके से जैसे एग्ज़ाम डेट में कुछ परिवर्तन आए हैं तो उस चीज़ों को आप लोग देख लेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बिना समय गंवाए आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये जो अधिवेशन है ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में आयोजित किया गया था। जैसे कि ये होने वाला था कहाँ पर, पूना में, लेकिन उसके बाद वहाँ पर प्लेग फैल जाने के कारण ये हुआ कहाँ पर, बम्बई में। तो दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सर्वप्रथम अधिवेशन हुआ था तो वो हुआ था बम्बई में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण किसने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कब हुई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में एक नहीं थे। यानी कि संस्थापक सदस्यों में एक नहीं थे, यानी स्थापना के समय वो नहीं थे। तो वो कौन से हैं इनमें से? तो ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में इनमें से कौन उपस्थित नहीं थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अभी हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं थे, तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा पूछ रहा है, तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी ये? ये थी श्रीमती एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर यहीं पर भारतीय महिला पूछ दे, प्रथम महिला पूछे तो श्रीमती एनी बेसेंट, लेकिन अगर पूछ दे कि भारतीय महिला कौन थी तो ये सरोजनी नायडू होगा। तो यहाँ पर प्रथम महिला पूछ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? श्रीमती एनी बेसेंट। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष के रूप में चुना था? तो ये 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। किसमें? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने श्रीमती एनी बेसेंट को अध्यक्ष के रूप में चुना था, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो 1887 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। सही है। 1888 का कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर? इलाहाबाद में हुआ था। इसके बाद 1890 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ
तो ये कलकत्ता में हुआ। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। और 1892 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था ये बम्बई में। तो ये चीज़ क्या है? ये गलत है। ये क्या है? गलत है, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अब इसमें बताना है कि कौन इसमें से सही नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1839 में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन 1839 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। गया अधिवेशन 1922 में, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। तो ये भी क्या है? सही है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1887 में। तो 1887 का जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में नहीं हुआ था। वो कलकत्ता में नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहने वाले कौन थे? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि लगातार 6 वर्षों तक प्रेसिडेंट पद पर रहे। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी या अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये मजाक उड़ाने वाले कौन थे? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। तो लॉर्ड डफरिन ने ही कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी या अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिस समय हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड डफरिन। कौन? लॉर्ड डफरिन था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो महासचिव की बात हो रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो ये था ए ओ ह्यूम। कौन था? ए ओ ह्यूम था। कौन? ए ओ ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये की गई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ए ओ ह्यूम के द्वारा स्थापित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक क्या थे? तो ये असैनिक सेवक थे। क्या थे? असैनिक सेवक थे। यानी ए ओ ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, ये एक असैनिक सेवक थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन पर हमें विचार करना है और विचार करके बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू नहीं बल्कि एनी बेसेंट थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो एक जो हमारा है ये तो गलत हो गया। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? केवल और केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ? कलकत्ता में हुआ था? तो जी नहीं, कलकत्ता में नहीं बल्कि बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये सही है, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो ये भी चीज़ क्या है? सही है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है, इसको बताना है। तो इसमें कौन सा 2 और 3 जो है ये सही है? कौन सा 2 और 3 सही है? तो ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसका सहायता करूं। यह घोषणा की। यह घोषणा किसने की? क्या है? कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा यह है कि शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। तो यह घोषणा किसकी थी? तो यह घोषणा थी करजन की। किसकी थी? करजन की थी। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा
भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन भी किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। क्या मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह इच्छा, बड़ी इच्छा कि भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? कर्जन की नीति कांग्रेस के प्रति क्या थी? तो इसका अस्तित्व समाप्त करना। कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन, ये चाहता था कांग्रेस के अस्तित्व को समाप्त करना। तो कर्जन की नीति जो थी कांग्रेस के प्रति वो क्या थी? इसके अस्तित्व को समाप्त करना। निम्नलिखित में किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की? 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी किसने नियुक्त की थी? तो ये नियुक्त करने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और 1938 के कांग्रेस की अध्यक्षता भी किसने की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि 1938 में हुई थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो अभी अभी मैंने बताया कि हरिपुरा अधिवेशन यानी कि 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये एससी बोस थे यानी कि सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे ये थे सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा जहां भारतीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पूछ रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और ये अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। तो हमें बताना है कि हरिपुरा जो है वो किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में पड़ता है। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे तो ये राजेंद्र प्रसाद हुए। कौन हुए? राजेंद्र प्रसाद हुए। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1938 में किसने की थी? तो ये की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके किसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ हुए थे? बोल रहा सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ पर हुए थे? तो ये कहाँ पर हुए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके अध्यक्ष पद हासिल किया था। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए तो ये सुभाष चंद्र बोस हुए। और ये कहाँ पर इसकी अध्यक्षता हुई थी? तो हरिपुरा में इसकी अध्यक्षता हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसको हराकर बने थे? तो हमें बताना है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसको हरा करके बने थे? तो ये पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके बने थे। किसे? पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके और तब बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो इनमें से बताना है कि किसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ये हरिपुरा की थी। कब? तो 1938 में। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन किसकी? तो हरिपुरा की अध्यक्षता यानी हरिपुरा में कांग्रेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? तो किसने 1938 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जाने वाले में बाल गंगाधर तिलक भी थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये था जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी जो थे ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। तो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? सी विजय राघव चेरियार ने किसकी अध्यक्षता की थी? तो ये 1920 के नागपुर अधिवेशन की। किसकी? 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति किसने अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी। क्या? कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें स्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? कौन सा है जो कि इनमें नहीं था? तो स्वदेशी था, राष्ट्र शिक्षा था, बहिष्कार था, लेकिन बंगाल के विभाजन को रद्द करना ये इसमें कहीं भी नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? स्वदेशी के प्रस्ताव को किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप जो है वो निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो ये बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर संकल्प वाम पक्ष को तुष्ट करने वाली प्रमुख रियायत के रूप में पारित किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कराची अधिवेशन। क्या होगा? कराची अधिवेशन। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर संकल्प वाम पक्ष को तुष्ट करने के लिए प्रमुख रियायत के रूप में पारित किया था? तो ये होगा कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ था? बताना है हमें कि कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ था? मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी। कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ था? तो इसमें मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 ईस्वी में की थी। इसके आगे देखते हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो यहाँ पर बताना है कि मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किसने किया था? 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था
गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। तो गांधी ने ये कब कहा था, ये उनका कब का कथन है, कहाँ का कथन है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये 1931 के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था। 1931 के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? मौलाना हसरत मोहानी। क्या होगा? मौलाना हसरत मोहानी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो ये मौलाना हसरत मोहानी होगा। 1920 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? ठीक है, 1920 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो ये रखा था हसरत मोहानी ने। किसने रखा था? हसरत मोहानी ने। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे। रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी तो वे सुभाष चंद्र बोस थे। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ था? असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ था? तो ये हुआ था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ये हुआ था। 1906 में स्वराज की राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन था? तो 1906 की बात है। 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो 1906 में किसने अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? प्रथम बार स्वराज शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1906। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में व्यक्त किया गया था। 17 मई 1927 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस कार्य समिति भारत का संविधान तैयार करे व इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों से तथा प्रमुख राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करे? तो ये किसने कहा था? किसका विचार था? मोतीलाल नेहरू का। किसका? मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, बाल गंगाधर तिलक ने जिस अधिवेशन में भाग लिया था यानी अंतिम अधिवेशन उनका कौन सा था? तो ये था 1919 का अमृतसर अधिवेशन। 1919 का अमृतसर अधिवेशन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची के नीचे दिए गया जो कूट है उससे सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या चीज़ कि डॉक्टर M.A. अंसारी, डॉक्टर M.A. अंसारी ने कहाँ की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने की थी मद्रास की। ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन तो नासिक कूट, सरोजनी नायडू कानपुर और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ए का क्या है? तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो इन लोगों ने यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में 1936 के लखनऊ अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, ये संपन्न हुआ था। तो ये कब संपन्न यानी कि ये कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था बेलगांव में। कहाँ पर? बेलगांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, तो ये बेलगांव में यानी संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो ये 1924 का बेलगांव अधिवेशन 1924 का बेलगांव अधिवेशन ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 के मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जेबी कृपलानी ने। किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पहली बार पारित किया था? तो ये 1927 ईस्वी को पारित किया था। कब किया था? 1927 ईस्वी को इसने पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बताना है कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर में। कहाँ पर? बांकीपुर में 27वां अधिवेशन हुआ था। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी, तो वो कौन थे? तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसी के खजांची रहे तथा 1923 में जेल भी गए? कौन से उद्योगपतियों में कौन व्यक्ति थे जो लंबे समय तक एआईसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? तो ये कौन थे? तो ये जमनालाल बजाज थे। कौन थे? जमनालाल बजाज थे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की 1947 के? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो यहाँ पर हमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का जो अधिवेशन था, तो यहाँ पर बिहार नहीं होगा। यहाँ पर ये जो है बिहार, ये बिहार नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात होगा, क्योंकि इसका जो अधिवेशन हुआ था वो गुजरात में हुआ था। और गुजरात के किस शहर में हुआ था? तो गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। तो वे कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? इनमें से कौन है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? तो ये ए.ओ. ह्यूम है। ए.ओ. ह्यूम ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया था? समाजवादी पद्धति का लक्ष्य इसने कब अपनाया था? तो ये अवाड़ी अधिवेशन 1955। क्या होगा? अवाड़ी अधिवेशन 1955 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया था।
जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो ये रामगढ़ अधिवेशन 1940। क्या होगा? रामगढ़ अधिवेशन 1940। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। कितने बार? तो 2 बार अध्यक्ष ये चुने गए थे। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से महात्मा गांधी ने किसमें भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी ने इनमें से किस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? तो ये 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन था। क्या था? 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो ये 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन के बाद से ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति सख्त होने लगा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1889 में कहाँ पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1889 में कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। 1918 में किस कारण से कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ? दूसरा विघटन 1918 में कांग्रेस में किस कारण से हुआ? तो ये मॉन्टेस्क्यू घोषणा के कारण हुआ। मॉन्टेस्क्यू घोषणा के कारण हुआ था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कथन जो है ये किसका था? तो ये सर सैयद अहमद का था। सर सैयद अहमद का था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी इनका संबंध नहीं रहा। तो ये थे सर सैयद अहमद खां। कौन? सर सैयद अहमद खां। 1935 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1935 का ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था ये लखनऊ में हुआ। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का सचिव कौन था? तो भारत का सचिव था लॉर्ड क्रॉन्स। कौन था? लॉर्ड क्रॉन्स था। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये था अबुल कलाम आज़ाद। कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे ये थे चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के अर्थ को समझाता है? सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के अर्थ को समझाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा एक सिद्धांत जिसने तर्क दिया कि कांग्रेस का गठन असंतुष्ट शिक्षित भारतीयों के लिए सुरक्षित अभिव्यक्ति के रूप में हुआ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखे हम लोगों ने। तो इसी तरह से और भी वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।